हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का 15th चैप्टर जो कि एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उनके फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी कवर करेंगे। In this chapter we examine modern exchange rate theories। जितने भी modern exchange rate की theories हैं हम वो cover करेंगे। These theory are based on monetary approach। जो monetary approach है उस पे based है, एंड दूसरा asset market और portfolio balance approach पे based है। BOP के different तरीके, different approaches हैं, तो एक मॉनेटरी अप्रोच है, दूसरा असेट मार्केट या पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच है। तो इन दोनों को यूज़ करके ये थियोरीज उन पे बेस्ड है। दैट हैव बीन डेवलप्ड सिंस लेट 1960s। These theories view the exchange rate for the most part as purely financial phenomena। तो ये थियोरीज है वो मोस्टली जो एक्सचेंज रेट को देखती है वो फाइनेंशियल फिनोमेना की तरह, यानी फाइनेंशियली उसे देखती है एक्सचेंज रेट को। दे ऑल्सो सीक टू एक्सप्लेन द ग्रेट शॉर्ट रन वॉलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट एंड देयर टेंडेंसी टू ओवरशूट देयर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल। तो वो वॉलेटिलिटी को भी देखती है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि शॉर्ट रन में क्यों एक्सचेंज रेट जो है वो वॉलेटाइल है, यानी क्यों चेंजिंग है, एंड अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में वो कैसे ओवरशूट कर सकती है वो भी देखेंगे कि लॉन्ग रन में कैसे वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, क्या हो सकता है, वो किस रीज़न के वजह से होता है, वो विच हैव ऑफन बीन ऑब्जर्व। अब अगर देखो कि 1980s में जो एक्सचेंज रेट था लेट्स से रुपी एंड डॉलर का, वो क्या है, एंड आज 2025 में रुपी एंड डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है। अगर आप वो कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि कितना लॉन्ग रन में 1980 से अब तक 2025 तक कैसे रेट सिर्फ बढ़ा है, ओवरशूट हुआ है। तो वो सारे रीजंस हम इधर समझेंगे। These modern exchange rate theories may be distinguished from traditional exchange rate theories। तो आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि ये जो मॉडर्न एक्सचेंज रेट थियरीज हम अभी कर रहे हैं वो कैसे ट्रेडिशनल थियरीज से अलग है, हम वो भी देखेंगे 16 एंड 17 चैप्टर में, विच आर बेस्ड ऑन ट्रेड फ्लोज। ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट थियरी, जैसे मॉडर्न एक्सचेंज रेट थियरी मॉनेटरी अप्रोच पे बेस्ड है, वैसे ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट थियरीज जो है वो ट्रेड फ्लोज पे बेस्ड है। एंड हेल्प एक्सप्लेन, वो जो ट्रेडिशनल ट्रेड थियरीज है वो एक्सप्लेन क्या करती है, मूवमेंट ओनली इन द लॉन्ग रन एंड ओवर द ईयर्स। मॉडर्न वाले शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों का एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन ट्रेडिशनल थियरी सिर्फ मूवमेंट लॉन्ग रन में कैसे हो सकता है एक्सचेंज रेट का वो एक्सप्लेन करती हैं। सिंस द एडवेंट ऑफ फ्लोटिंग रेट्स इन 1973, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज हैव इंक्रीज ट्रिमेंडियसली एंड आर नाउ फार लार्जर देन ट्रेड फ्लोज। तो फ्लोटिंग रेट क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हम इनका डिफरेंस आगे पढ़ेंगे, लेकिन 1973 से फुल्ली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑपरेट हुआ। सो इस अडॉप्शन के वजह से कि जैसे फुल्ली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज में क्या असर दिखा है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रेड फ्लोज जो हो रहा है। ट्रेड फ्लोज यानी गुड्स एंड सर्विसेज का, whereas इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज इज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल का ट्रेड, that is capital का trade। Therefore, it is only natural that interest shifted towards monetary theories of exchange rate determination। तो इसी वजह से हम monetary theories of exchange rate determination पे ज़्यादा अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट थियरीज आर स्टिल
ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट थ्योरी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। हाउएवर सिर्फ एक्सचेंज रेट को लॉन्ग रन में एक्सप्लेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट रन की अगर बात करें तो हमें मॉनेटरी थ्योरीज या मॉडर्न थ्योरीज़ को देखना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक मतलब 15.1 में सेक्शन में, 15.2 में, 15.56 तक क्या क्या है वो है, तो अब वो आप रीड कर सकते हो। हम आते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी थियोरी, जो हम दो तरीके के पीपीपी थियोरी है, absolute purchasing power parity and relative purchasing power parity. In this section, we examine the PPP theory and evaluate its usefulness in explaining exchange rate. तो हम देखेंगे कि purchasing power parity है क्या, एंड हम ये भी देखेंगे कि उसका यूज़फुलनेस क्या है in explaining exchange rate. एक्सचेंज रेट एक्सप्लेन करते टाइम ये परचेसिंग पावर पैरिटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले किसने ये थियोरी दी थी? ये थियोरी गुस्ताव कैसल ने दी थी। was elaborated and brought back into use by Swedish economist Gustav Cassel in order to estimate the equilibrium exchange rate at which nations could return to gold standard after the disruption of international trade and the large changes in the relative commodity prices. तो उन्होंने इन दो रीजन्स की वजह से, पहला कि कैसे नेशंस जब इंटरनेशनल ट्रेड डिसरप्ट हुआ था तो उस टाइम पे कैसे नेशंस वापस गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे आ सकते हैं यूजिंग पीपीपी थियोरी, एंड लार्ज चेंजेस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस में लार्ज चेंजेस होते रहते हैं। आप देखो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है PX, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है PX/PY, रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। तो इसमें कैसे चेंजेस आता है, जिस वजह से आप देख सकते हो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आता है, तो वो कैसे होता है, हम गुस्ताव कैसल ने वो यूज़ करके, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके समझा था, या पीपीपी को समझा इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके। There is an absolute and a relative version of PPP. जैसे मैंने कहा, you have absolute purchasing power parity and relative purchasing power parity. इस वीडियो में हम सिर्फ absolute purchasing power parity theory कवर करेंगे। absolute purchasing power parity theory क्या बताता है? It is an equilibrium exchange rate between two currencies. It's saying that equilibrium exchange rate, अगर exchange rate को हम R से denote करते हैं, जो exchange rate होगा वो R से denote होगा, तो it is equal to the ratio of price level in the two nation. It is P/P star, यानी जो price level respective to nations में है वो use होगा। Let's see with an example. R इज एक्सचेंज रेट या स्पॉट रेट, जो आपको स्पॉट रेट दिखता है, लेट्स से $1 इज इक्वल्स टू ₹80, ये स्पॉट रेट है। ये जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, R जो हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज रेट या स्पॉट रेट, हम इसकी बात कर रहे हैं। जो स्पॉट एट प्रेजेंट जो रेट दिख रहा है एक्सचेंज रेट वो, एंड P and P star are respectively the general price level in the home nation. So P denotes home nation का and P star will denote the foreign nation का या foreign country का price level, general price level. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। If the price of 1 bushel of wheat is $1 in US and €1 in यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, तो प्राइस जो है यूएस में इज़ $1 एंड प्राइस जो यूरो में है या यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन में है दैट इज़ €1। ठीक है, देन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? प्राइस इन द होम कंट्री विच इज़ 1 अपॉन प्राइस इन द फॉरेन कंट्री विच इज़ 1, विच इज़ इक्वल टू 1. सो योर एक्सचेंज रेट बिकम्स $1
फॉर 1 यूरो। इसका मतलब क्या है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वन प्राइस। एब्सोल्यूट पीपीपी लॉ ऑफ वन प्राइस पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ वन प्राइस मतलब दोनों कंट्रीज में जो प्राइस लेवल है वो इक्वल होना चाहिए। कंपैरेटिवली दोनों कंट्रीज़ में प्राइस लेवल उस चीज़ का अगर हम डॉलर के टर्म्स में देखें तो इक्वल होना चाहिए, या हम यूरो के टर्म्स में देखें तो इक्वल होना चाहिए। यानी अ गिवन कमोडिटी शुड हैव द सेम प्राइस। सेम प्राइस का मतलब ये नहीं है कि $3 यूएस में है तो $3 यूरोपियन यूनियन में होना चाहिए। अगर एक्सचेंज रेट 1:1 है, 1:1 यानी $1 फॉर 1 यूरो, तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों जगह पर सेम प्राइस पे होना चाहिए, यानी $3 एंड वहाँ पे 3 यूरो पे। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट 1:2 लेट्स से $1 इज इक्वल्स टू 2 यूरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो चीज़ लेट्स से 1 बुशल ऑफ व्हीट अगर 1 रुपीज़ में यूएस में मिल रहा है तो वो 2 रुपीज़ में $2 में या 2 यूरो में वहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि 2 यूरो इज़ इक्वल टू $1। वो फिर 1 यूरो में नहीं मिलना चाहिए। 1 यूरो मीन्स $0.5। $0.5 मतलब यहाँ पे सस्ता हो जाएगा। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से द एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज इक्वल्स टू 2 यूरो, ठीक है। हम रुपीज़ के टर्म्स में बात करते हैं। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। $1 इज इक्वल्स टू ₹80, ठीक है। सो कैन आई राइट 40 रुपीज़ मीन्स $0.5। 40 अगर $1 इज़ 80 रुपीज़, $1 को आप कोई एक चीज़ ले सकते हो, बिस्किट ले सकते हो, तो 40 रुपीज़ में हाफ बिस्किट मिलेगा, तो वैसे ही $0.5 मिलेगा। अब अगर मैं कह रही हूँ कि वीट का प्राइस जो है वो यूएस में $1 का है, तो अगर इंडिया में ये चीज़ ₹40 में मिलती है, इसका मतलब वो $0.5 में मिलती है, यानी इंडिया में वीट विल बी चीपर। अगर ये चीपर हो गया तो जो आर्बिट्राज करते हैं, आर्बिट्राज क्या होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो आर्बिट्राज करते हैं वो यहाँ से वीट खरीद के यूएस में जाके बेचेंगे और $0.5 का प्रॉफिट कमाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, इंडिया में वीट का डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ने के वजह से सप्लाई सेम है तो सप्लाई विल बी लेस देन डिमांड, और इस वजह से प्राइस इंडिया में वीट का प्राइस इंक्रीज़ होगा। 40 रुपीज़ से वो 60 रुपीज़ हो जाएगा एंड अल्टीमेटली 80 रुपीज़ हो जाएगा, या लेट्स से 60 रुपीज़ हो गया, ठीक है। और वहीं वीट यानी यूएस में जो वीट सेल हो रहा है वो $1 पे हो रहा था, लेकिन महंगा था, तो अभी ये लोग जो यहाँ से ख़रीद के वहाँ पे आर्बिट्राज वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जब वो सेल करने लगे तो वहाँ पे सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड, इस वजह से प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। लेट्स से $1 से वो कम होके इक्विवेलेंट टू 60 रुपीज़ के जितना आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों जगह पर देन प्राइस इक्वल हो जाएगा। अगर एक जगह पर कम या ज़्यादा होगा तो वहाँ से आर्बिट्राज जो है वो सस्ते वाले जगह से महंगे वाले जगह पर सेल करेंगे एंड प्राइस चेंज होगा, अल्टीमेटली वो इक्वल हो जाएगा। सो इट इज़ लॉ ऑफ वन प्राइस। हर एक चीज़ का, हर एक कमोडिटी का या जनरल प्राइस लेवल जो है दो कंट्रीज़ में इक्वल हो जाता है। Thus, that is, according to law of one price, a given commodity should have same price so that purchasing power of the two country is at parity.
सेम प्राइस होना चाहिए ताकि परचेसिंग पावर जो है लोगों की वो पैरिटी में हो। यानी अगर आप देखते हो, हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे 20,000 अर्न कर रहे हैं और वहीं बाहर कंट्री में यूएस में कोई $1,000 अर्न कर रहा है या लेट्स से $1,000 अर्न कर रहा है, और बाहर के कंट्री में $1,000 अर्न कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, या लेट्स से $2,000 अर्न कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, $2,000 में कमा रहा है, लेकिन जब आप परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू चेक करें तो वो ऑलमोस्ट, जब एक्सचेंज रेट के थ्रू कंपेयर करके देखें कि क्या, जब हम बोलते हैं ना परचेसिंग पावर पैरिटी से कंपेयर करके देखें, यानी वो $2,000 में कितना परचेस कर पा रहा है, कितना फूड बास्केट परचेस कर पा रहा है, और 20,000 में इंडिया में जो बंदा रह रहा है वो कितना फूड बास्केट परचेस कर पा रहा है। अगर हम बाद में, जब आप ये लेक्चर हो जाएगा उसके बाद आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी कन्वर्जन रेट ऑनलाइन, और फिर आप रुपी को डॉलर में या डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस्ड पे आपको पता चलेगा 2000 का कितना रुपी के टर्म्स में परचेसिंग पावर। देखो, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करें तो वो अलग रेट देगा। अगर मैं 2000 को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करूँ विच इज़ 80 रुपीज़, अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा। सो यू से हाँ 1,60,000 मतलब वो बंदा ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पे कंपेयर करके देखें तो आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। वो तो आपको लगेगा वो तो हमारे से भी कम कमा रहा है, लेकिन क्यों ये चीज़ हो रही है? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एप्पल है वो 20 रुपीज़ में एक एप्पल मिलता है, तो यूएस में एक एप्पल 40 रुपीज़ या 60 रुपीज़ में मिलता होगा। तो वो चीज़ें फूड बास्केट उतना ही ले पा रहा है जो हम ले रहे हैं। रादर आपको तो लगेगा हम यहाँ पे रह के ज़्यादा कमा रहे हैं कंपेयर टू बाहर जो रह रहा है हमारा रिलेटिव या हमारे कज़िन। तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैंने गूगल पे जाके कंपेयर किया, जैसे मैंने कहा $2000 वहाँ पे अर्न कर रहा है, तो उसमें लिखा हुआ आया पीपीपी के कन्वर्जन के बाद अगर आप एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला 80 अगर एक्सचेंज रेट है लेट्स टेक, तो वो कितना आ रहा है 1,60,000। लेकिन जब पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पे हमने कन्वर्ट करके देखा तो $2,000 टू इंडियन रुपीज़ दिखा रहा है। यू रिक्वायर अ सैलरी ऑफ 41,300, तो वहाँ पे जाके वो बंदा सिर्फ 41,300 रुपीज़ कमा रहा है इन इंडिया टू लिव अ सिमिलर। तो ये सिमिलर क्वालिटी ऑफ लाइफ ये क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एटलीस्ट आप इतना समझ गए कि अगर वो जब भी आपको कन्वर्ट करना है सैलरी और देखना है कि क्या जो डॉलर में कमा रहा है रुपी के तौर पे कितना कमा रहा है, तो आप नॉर्मल एक्सचेंज रेट से नहीं पीपीपी के तौर पे आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि वो रुपी के तौर पे कितना कमा रहा है। If the price of 1 bushel of wheat in terms of dollar were 0.50, यानी 1 second, if price is $1, I have to write somewhere, price of 1 bushel of wheat in terms of dollar is 0.50, प्राइस कितना है 0.50 यूएस में, एंड 1.50 डॉलर के टर्म्स पे यूरोपियन यूनियन में है, ठीक है। देन फर्म्स वुड परचेज व्हीट इन यूएस एंड रीसेल इट इन यूरोपियन यूनियन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सस्ता है और वहाँ पे जाके बेचेंगे। दिस कमोडिटी आर्बिट्राज, ये जो कमोडिटी आर्बिट्राज हो रहा है would cause a price of the wheat to fall in European Union, क्योंकि यहाँ पे supply would be greater than demand, करेक्ट। तो इस वजह से प्राइस यहाँ पे फॉल होगा, फॉल होके 1 पे आएगा। whereas
राइज इन यूएस क्योंकि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, इस वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होके 1 पे आएगा. अनटिल द प्राइस आर इक्वल, वो होता रहेगा जब तक प्राइस दोनों कंट्री में इक्वल नहीं हो जाता. से $1 per bushel in both the economies in the absence of obstruction to the flow of trade or subsidies. Yeah, they are saying ये situation in the absence of any transaction या trade subsidies नहीं provide की जा रही है या कोई obstruction नहीं है, then transportation cost कम है या ज़ीरो है. वैसे commodity arbitrage thus operates just as does currency arbitrage in equalizing commodity prices throughout the market. जैसे currency arbitrage होता है और you have commodity prices को कैसे वो equal कर देता है currency arbitrage, वैसे ही ये है. This version of PPP theory can be very misleading. क्यों? There are several reasons for this. Misleading क्यों हो सकता है? First, it appears to give the exchange rate that equilibrates the trade in goods and services while completely disregarding the capital account. ये वो वाला exchange rate देता है जो हमने R लिखा ना, exchange rate $1 is equals to €1. तो ये वो वाला exchange rate दे रहा है जो सिर्फ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को इक्विलिब्रेट करता है, यानी उनके प्राइसेस को इक्वल करता है दो नेशन में, वेराज कैपिटल अकाउंट को टोटली डिसरिगार्ड करता है. कैपिटल से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उनको डिसरिगार्ड करता है. दस अ नेशन एक्सपीरियंसिंग कैपिटल आउटफ्लो would have a deficit in its BOP, while a nation receiving capital inflow would have surplus in exchange rate, where the one that equilibrated international trade in goods and services were the one that equilibrate. तो कैपिटल आउटफ्लो डेफिसिट करता है बीओपी में, वाइल नेशन जो रिसीव कर रहा है कैपिटल इनफ्लो उनका सरप्लस हो रहा है अगर एक्सचेंज रेट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज में सिर्फ हो रहा है. तो बीओपी में देखो, अगर वो इक्विलिब्रेट कैपिटल अकाउंट के तौर पे नहीं कर रहा है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में ही देख रहा है, तो देन सरप्लस एंड डेफिसिट दिखाएगा बीओपी में. अगर वो उनको भी इक्वल कर देता है देन वो क्या होगा, सरप्लस एंड डेफिसिट इतना नहीं दिखाएगा. सेकेंड रीज़न क्यों मिसलीडिंग है, दिस वर्जन ऑफ पीपीपी थ्योरी विल नॉट even give the exchange rate that equilibrates trade in goods and services because of the existence of many non-traded goods and services. वो काफ़ी ऐसी, वो सिर्फ ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज को इक्विलिब्रेट कर रहा है. उन चीज़ों का क्या जो नॉन ट्रेडेड है. लेट्स से फॉर एग्जांपल एप्पल ट्रेड नहीं होता तो एप्पल का प्राइस दोनों कंट्री में डिफरेंट होगा. तो उन चीज़ों का जिनका नॉन ट्रेड हो रहा है उनको इक्विलिब्रेट नहीं कर पा रहा है. नॉन ट्रेडेड गुड्स कौन से होते हैं, दे इंक्लूड सीमेंट एंड ब्रिक्स, वो ट्रेड नहीं होते, फॉर विच द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ टू हाई फॉर देम टू एंटर इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करना है, उनका वज़न ही इतना होता है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत हाई होगा अगर इंटरनेशनल ट्रेड में सीमेंट एंड ब्रिक्स को ला रहे हैं. एक्सेप्ट परहैप्स इन बॉर्डर एरियाज़ में होता है. मोस्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग दोज ऑफ मैकेनिक्स, हेयर स्टाइल्स, फैमिली डॉक्टर. ऐसा तो नहीं है कि फैमिली डॉक्टर आज यहाँ पे सर्विस दे रहा है, कल अचानक जाके यूएस में कॉल आया, यूएस में सर्विस देगा, फिर वापस इंडिया में. ऐसे ट्रेड नहीं हो रहा है, फैमिली डॉक्टर का ट्रेड नहीं होगा. मैनी अदर सर्विसेज तो उनका ट्रेड नहीं होता, तो उनका इक्विलिब्रेट नहीं करेगा. International trade tends to equalize the prices of the traded goods and services among the nation, but not the prices of non-traded goods and services. तो वो सिर्फ traded goods and services को consider करता है और उनको ही equal prices करता है, whereas non-traded को equal price नहीं करता. equal price के तौर पे again I am repeating, I am not saying कि अगर यहाँ पे 80 रुपीज़ में है तो वहाँ पे भी $80 में होगा, नहीं. based on द एक्सचेंज रेट या परचेसिंग पावर पैरिटी उधर कितने में होगा वो हम देखेंगे कि हमारे डॉलर टर्म्स में या रुपी टर्म्स में वो सेम प्राइस में है.
Since the general price level in each nation includes both traded and non-traded commodities, and the prices of the latter are not equalized by international trade, absolute PPP theory will not lead to exchange rate that equilibrates trade. जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है, ट्रेडेड और नॉन ट्रेडेड, लेकिन जो पीपीपी थियोरी है वो सिर्फ ट्रेडेड कमोडिटीज़ को इक्विलिब्रेट कर रहा है या इक्वलाइज कर रहा है उनके प्राइस को, नॉन ट्रेडेड को नहीं कर रहा है। तो एब्सोल्यूट पीपीपी जो है वो एक्सचेंज रेट विल नॉट लीड टू एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट नहीं कहलाएगा इन द सेंस वो एक्सचेंज रेट हम कंसिडर नहीं कर सकते टू इक्वलाइज, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को इक्वलाइज करने के लिए। द एब्सोल्यूट पीपीपी थियोरी विल नॉट लीड टू एक्सचेंज, ओके। Furthermore, the absolute PPP theory fails to take into account transaction cost को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, और अदर ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो ये एक थियोरी है, तो इस थियोरी को हम यूज़ नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं इक्विलिब्रेट करने के लिए ट्रेड को, क्योंकि ट्रेड को इक्विलिब्रेट करने के लिए दोनों ट्रेडेड एंड नॉन ट्रेडेड कमोडिटीज़ होना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेडेड कमोडिटीज़ को इक्विलिब्रेट कर रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि ये इक्विलिब्रेट कर रहा है ट्रेड को। दूसरी चीज़, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता है, जो रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद हम बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट पीपीपी थियोरी जो है हम उससे यूज़ करके नहीं कह सकते कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए जो इक्वल कर रहा है दोनों नेशन में परचेसिंग पावर को। Whenever the purchasing power parity theory is used, it is usually in relative format. तो relative purchasing power parity जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे वो यूजुअली वही वाला यूज़ किया जाता है जब भी हम परचेसिंग पावर कंसिडर करते हैं। अब आते हैं उस स्टेटमेंट पे, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, जो मैंने आपको कहा कि जो मैंने कहा कि टू लिव अ सिमिलर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी $2000 जो है वो इन रुपीज़ 41,300 रुपये वो कमा रहा है। जो लाइफ वो वहाँ पे जी रहा है, यानी वो 41,300 रुपीज़ खर्चा करके जी रहा है, अगर वही लाइफ आपको यहाँ पे चाहिए तो आपको 41,300 रुपीज़ कमाने पड़ेंगे ताकि वही सिमिलर लाइफ आप यहाँ पे स्पेंड कर सको, सिमिलर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में स्पेंड कर सको, इज़ व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी समझेंगे। टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। डू लाइक द वीडियो अगर आपको एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी थियोरी समझ में आई और रीजंस क्या है कि हम उस थियोरी को कंसिडर नहीं कर सकते, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका कोई भी फीडबैक है या आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कोई भी क्लास चाहिए, ऑनलाइन क्लास मेरे से, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड योर सिलेबस, जो भी कोई भी पेपर है, माइक्रो मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, किसी का भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जिसका इकोनॉमिक्स रिलेटेड पेपर जो है उनका अगर आपको मेरे से ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई विल रिवर्ट यू बैक एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।